नमस्कार, मैं डॉक्टर बिंदु भसीन, सह आचार्य इतिहास विभाग, डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज मैं बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को पेपर फर्स्ट के गुप्त शासकों का जो व्याख्यान की श्रृंखला चल रही है उसमें चंद्रगुप्त द्वितीय पर आज मेरा व्याख्यान केंद्रित रहेगा। प्राचीन भारत के इतिहास में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का उच्च स्थान है। उसने अपने पिता समुद्रगुप्त से प्राप्त राज्य को केवल सुरक्षित ही नहीं रखा, अपितु इसका और अधिक विस्तार भी किया। उसने राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण भारत के इतिहास में अपना गौरवपूर्ण स्थान बना लिया है। अब इस स्रोत के बारे में बात करते हैं कि इस चंद्रगुप्त द्वितीय के लिए हमें अगर कई जानकारी प्राप्त करनी है तो हमें कौन से सोर्सेज देखने होंगे। विभिन्न अभिलेखों, मुद्रा साक्ष्यों, साहित्यिक कृतियों से चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल की पर्याप्त जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त के अभी तक 6 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिनमें मथुरा स्तंभलेख, मथुरा शिलालेख, उदयगिरी के 2 अभिलेख, गढ़वा लेख और सांची लेख प्रमुख हैं। चंद्रगुप्त की विभिन्न मुद्राएं भी उसके संबंध में अनेक जानकारियां प्रदान करती हैं। साहित्यिक स्रोतों में चीनी यात्री फाहियन का यात्रा वृतांत मुख्य है, क्योंकि उसने चंद्रगुप्त के शासनकाल में ही भारत की यात्रा की थी। शासनकाल की बात करें तो रामगुप्त का शासन अत्यंत अल्पकालिक रहा होगा। अपने भाई रामगुप्त का वध कर चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य यानी कि गद्दी पर बैठा। मथुरा स्तंभ लेख से चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन की प्रथम तिथि 61 गुप्त संवत यानी कि 380 ईस्वी ज्ञात होती है। यह अभिलेख उसके शासन के 5वें वर्ष उत्कीर्ण कराया गया था। अतः स्पष्ट है कि चंद्रगुप्त द्वितीय इससे 5 वर्ष पूर्व यानी कि 375 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा था। बिलसद अभिलेख के अनुसार उसके पुत्र कुमारगुप्त प्रथम की प्रथम तिथि 96 गुप्त संवत यानी कि 415 ईस्वी प्राप्त होती है। इस प्रकार चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल 375 ईस्वी से 414 ईस्वी तक था। नाम और उपाधियां। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अनेक उसके नाम मिलते हैं, जैसे सांची अभिलेख में उसे देवराज कहा गया है और वाकाटक नरेश प्रवर सेन द्वितीय के अभिलेखों में उसको देवगुप्त नाम से संबोधित किया गया है। कुछ सिक्कों पर उसे देवश्री कहा गया है। इसके अतिरिक्त उसने विक्रमादित्य, नरेशचंद्र, सिंहचंद्र, नरेंद्र सिंह, सिंह विक्रम, विक्रम सिंह, विक्रम, परम भागवत, अजीत विक्रम, अप्रतिरथ आदि की उपाधियां भी ग्रहण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय की राजनीतिक परिस्थितियां कैसी रही, इसके बारे में देखते हैं हम। चंद्रगुप्त द्वितीय को गद्दी पर बैठते समय अनेक जटिल समस्याओं का सामना करना पड़ा था। यद्यपि समुद्रगुप्त ने भारत में सार्वभौम साम्राज्य स्थापित किया था, परंतु इस साम्राज्य में कई कमजोरियां रह गई थी। समुद्रगुप्त ने सीमावर्ती राज्यों और गणराज्यों को अधीन करके छोड़ दिया था, परंतु ये स्वतंत्र होने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहते थे। यद्यपि विदेशी शकों और कुषाणों ने समुद्रगुप्त की सैन्य शक्ति से भयभीत होकर अधीन मैत्री कर ली थी, परंतु वे भी भारत पर प्रहार करने के अवसर की तलाश में थे। रामगुप्त के शासनकाल में शकों का प्रभाव बहुत अधिक बढ़ गया था। अतः चंद्रगुप्त के सामने सबसे प्रमुख समस्या शकों और कुषाणों के प्रभाव को समूल नष्ट करके शक्तिशाली साम्राज्य का निर्माण करना था। साथ ही उसको अपने साम्राज्य को दृढ़ता से स्थापित करना और सीमा प्रांतों और गणराज्यों को पूर्ण रूप से अपने वश में करना था। चंद्रगुप्त द्वितीय की नीतिज्ञता और उसके वैवाहिक संबंध के बारे में हमें जानकारी मिलती है कि वह एक व्यवहार कुशल और चतुर राजनीतिज्ञ था। अतः उसने युद्धों और वैवाहिक संबंधों द्वारा अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने का निश्चय किया था। डॉक्टर राजबली पांडे लिखते हैं कि अपने समय की शक्तियों को अपने प्रभाव में लाने के लिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने केवल शस्त्र का ही प्रयोग नहीं किया, वरन नीति से भी काम लिया। उसने उन अधीन राज्यों से जो असंतुष्ट या शक्तिशाली थे, विवाह संबंध करके उनको अपना मित्र बना लिया। अपनी नीति कुशलता का परिचय देते हुए कुछ राजवंश जो है जिनसे उसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए, उसके बारे में हम देख सकते हैं कि नागवंशी कुबेर नागा से उसने विवाह किया। पूना ताम्रपत्र से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने नागवंश की कन्या कुबेर नागा से विवाह किया था।
प्रभावती गुप्ता इसी कुबेर नागा की पुत्री थी। नागवंश तत्कालीन भारत का एक शक्तिशाली वंश था। चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ कुबेर नागा का विवाह हो जाने पर नागवंश और गुप्त वंश की मैत्री दृढ़ हो गई और नागवंश जो है वो गुप्तों का मित्र बन गया। इसी तरह से नागवंश की भांति ही वाकाटक वंश भी उस समय का एक शक्तिशाली राजवंश था। अतः चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ कर दिया और एक शक्तिशाली राजवंश को अपना हितैषी बना लिया था। डॉक्टर वी.ए. स्मिथ ने इस वैवाहिक संबंध के महत्व पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि वाकाटक नरेश की भौगोलिक स्थिति महत्वपूर्ण थी, जिसके कारण वह सौराष्ट्र और गुजरात के शक राजाओं पर उत्तर से आक्रमण करने वाला राजा के लिए सहायता या बाधा पहुंचा सकता था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने बहुत ही बुद्धिमत्ता से सावधानी के रूप में अपनी पुत्री वाकाटक नरेश को दे दी और इस प्रकार उसकी अधीनस्थ मैत्री को प्राप्त कर लिया। 390 ईस्वी में रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हुई और 20 वर्ष तक यानी कि 390 से 410 ईस्वी तक प्रभावती गुप्ता ने वाकाटक राज्य का संचालन किया था। इस काल में प्रभावती गुप्ता को अपने पिता चंद्रगुप्त द्वितीय से महत्वपूर्ण सहायता भी मिली थी। इसी समय कहते हैं कुंतल राज्य महाराष्ट्र का जो दक्षिण और मैसूर का उत्तरी भाग था उस पर कदम्ब वंश का शासन था। तालकुंड अभिलेख से ज्ञात होता है कि कदम्ब नरेश काकुत्य वर्मन ने अपनी पुत्रियों का विवाह गुप्त राजवंश में किया था। यह विवाह चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र के साथ किया था। ये सभी वैवाहिक संबंध राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थे और गुप्त साम्राज्य को दृढ़ करने वाले थे। चंद्रगुप्त द्वितीय की विजय के बारे में अगर हम जानना चाहें तो हम देख सकते हैं कि उसने अपनी दिग्विजय, जैसे कि समुद्रगुप्त ने अपनी दिग्विजय नीति का अनुसरण किया, तो उसी तरह से चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी समुद्रगुप्त की भांति दिग्विजय नीति का अनुसरण करके कई विजय प्राप्त की थी, जिसमें सबसे पहला हम लेते हैं गणराज्यों का विनाश। पश्चिमोत्तर भारत के कुषाण और अवंती के महाक्षत्रपों और गुप्त साम्राज्य के बीच में मद्र गण से लेकर खरपरिक गण तक छोटे छोटे गणराज्य विद्यमान थे। ये गणराज्य स्वतंत्रता प्रेमी थे, परंतु वे सैनिक दृष्टि से दुर्बल थे और किसी भी विदेशी आक्रमणकारी का सामना करने में असमर्थ थे। अतः सर्वप्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय ने इन गणराज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य में सम्मिलित किया। उदयगिरी में मिले उत्कीर्ण लेखों से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मध्य भारत की ओर दिग्विजय करने के लिए गया था और इस अभियान के बाद भारत के इतिहास में गणतंत्रों का कोई अस्तित्व ही नहीं रहा। अतः गणराज्यों का उन्मूलन के कारण चंद्रगुप्त द्वितीय को गणारी भी कहा जाता है। इसी तरह शकों पर भी उसने विजय हासिल करी। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल की सबसे प्रसिद्ध घटना जो है उसकी शकों पर विजय है। इस समय गुजरात, सौराष्ट्र, पश्चिमी मालवा पर शकों का आधिपत्य था। चंद्रगुप्त द्वितीय शकों की शक्ति का उन्मूलन करके पश्चिम भारत को विदेशियों की दासता से मुक्त कराने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ था। अतः उसने शकों पर विजय प्राप्त करने के लिए एक विशाल सेना का निर्माण किया और पूरी तैयारी के बाद उन पर आक्रमण किया। शकों के विरुद्ध चंद्रगुप्त के अभियानों का केंद्र जो था वो मालवा था। सांची और उदयगिरी के अभिलेखों से हमें ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने मंत्रियों, सामंतों और सेना को पूर्वी मालवा जो है उसमें एकत्र किया था। उदयगिरी अभिलेख के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय का जो युद्ध मंत्री वीरसेन शाव जो है, संपूर्ण पृथ्वी को जीतने के लिए निकले हुए अपने सम्राट के साथ उस प्रदेश में आया था। युद्ध में शक नरेश रुद्र सिंह तृतीय की बुरी तरह से पराजय हुई। सौराष्ट्र, गुजरात, पश्चिमी मालवा पर चंद्रगुप्त द्वितीय का आधिपत्य हो गया और इस विजय के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक मुद्राओं के अनुकरण पर अपनी चांदी की मुद्राएं चलाई। इसके अतिरिक्त उसने सिंह शैली की मुद्राएं भी प्रचलित की, जिसमें वह सिंह का शिकार करते हुए दिखाया गया है। इन मुद्राओं में उसको सिंह विक्रम की उपाधि से विभूषित किया गया। चूंकि सिंह गुजरात और सौराष्ट्र में पाए जाते हैं, अतः ये मुद्राएं भी चंद्रगुप्त की शकों पर विजय की साक्षी हैं। चंद्रगुप्त की मुद्राओं से ज्ञात होता है कि उसने विक्रमादित्य, विक्रम और विक्रामक आदि उपाधियां जो धारण की थी। विद्वानों का विचार है कि शकों की शक्ति का उन्मूलन करने के बाद ही उसने ये उपाधियां धारण की थी। शकों पर विजय प्राप्त करने के फलस्वरूप उसने शकारी की उपाधि भी धारण
की थी। चंद्रगुप्त की शक विजय की तिथि 388 और 412 ईस्वी के बीच रखी जा सकती है। डॉक्टर स्मिथ लिखते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय की सैनिक उपलब्धि पर उन्होंने कहा है कि उसने साम्राज्य को अरब सागर तक बढ़ाया और सौराष्ट्र और काठियावाड़ प्रायद्वीप को विजित किया। उन्होंने आगे लिखा है कि सौराष्ट्र और मालवा असाधारण रूप से धनी और उपजाऊ प्रांत थे। इनसे न केवल साम्राज्य की आर्थिक समृद्धि बढ़ी, वरन पश्चिमी तट के बंदरगाहों के साम्राज्य में आ जाने से चंद्रगुप्त द्वितीय के साम्राज्य का मिस्र और यूरोप से सीधा संपर्क हुआ और इससे व्यापार में अभिवृद्धि हुई। डॉक्टर आर.सी. मजूमदार लिखते हैं कि शकों पर चंद्रगुप्त द्वितीय की यह विजय अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस विजय के द्वारा 300 वर्षों से भी अधिक पुराना विदेशी राज्य पश्चिमी भारत से समाप्त हो गया और उसके बाद भारत में चंद्रगुप्त द्वितीय के समय विदेशी राज्य कहीं भी नहीं रहा। पूर्वी बंगाल पर विजय। चंद्रगुप्त द्वितीय की अन्य महत्वपूर्ण विजय बंग प्रदेश यानी कि पूर्वी बंगाल की विजय थी। मेहरौली लौह स्तंभ अभिलेख से ज्ञात होता है कि चंद्र नामक एक राजा ने बंग प्रदेश में अपने विरुद्ध संगठित राजाओं के एक संघ को परास्त करके बंग प्रदेश को जीत लिया था। डॉक्टर राजबली पांडे, डॉक्टर जायसवाल, डॉक्टर अल्तेकर आदि विद्वानों के अनुसार चंद्र को चंद्रगुप्त द्वितीय ही समझना चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि समुद्रगुप्त के बाद समतट, डबाक और कामरूप आदि पूर्वी सीमावर्ती राज्यों ने विद्रोह का झंडा ऊंचा किया था और चंद्रगुप्त ने उन्हें परास्त किया था। इसके परिणाम स्वरूप चंद्रगुप्त द्वितीय के राज्य की सीमाएं आसाम तक विस्तृत हो गई थी। अगला हम आगे पढ़ते हैं कि उसने किस तरह से अपनी विजय पताका और आगे फहराई। पश्चिमोत्तर भारत पर आधिपत्य। मेहरौली के लौह स्तंभ लेख से यह भी ज्ञात होता है कि राजा चंद्र ने सिंधु और उसकी 7 नदियों को पार करके वाहिकों को परास्त किया। पश्चिमोत्तर भारत में कुषाणों के वंशज जो थे वो शासन कर रहे थे। संभव है कि जिन कुषाण शासकों ने समुद्रगुप्त की प्रभुता को स्वीकार किया था, उन्होंने विद्रोह कर दिया और इसलिए उन्हें दबाने की फिर से आवश्यकता पड़ी हो। और यह भी संभव है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए इस अभियान का आयोजन किया हो। कुछ विद्वान वाहिकों के प्रदेश को बैक्टीरिया में और कुछ विद्वान जो हैं उन्हें पंजाब में मानते हैं। डॉक्टर आर.सी. मजूमदार का कथन है कि सिंधु नदी के 7 मुहानों को पार करके जिस वाडिक देश को चंद्रगुप्त द्वितीय ने विजय किया, वह निश्चित रूप से हिंदुकुश पर्वत के पार बल्ख यानी कि बैक्टीरिया था। कुषाण जो कि इस भाग में शासन करते थे और जिनमें से कुछ ने समुद्रगुप्त की प्रभुता को स्वीकार कर लिया था, उन्होंने या तो विद्रोह किया या चंद्रगुप्त द्वितीय वहां अपनी शक्ति मजबूती से जमाना चाहता था। दक्षिणापथ पर उसने पुनः आधिपत्य किया। मेहरौली के लौह स्तंभ लेख में हमें लिखा हुआ मिलता है कि चंद्र समीर से आज भी दक्षिणी समुद्र सुगंधित है। इस संदर्भ में डॉक्टर राजबली पांडे लिखते हैं कि मेहरौली के लौह स्तंभ लेख से यह जान पड़ता है कि संभवतः रामगुप्त के शासनकाल में दक्षिण भारत के राजाओं ने गुप्त साम्राज्य के आधिपत्य से निकलने का प्रयत्न किया था और चंद्रगुप्त ने अपने पराक्रम और प्रताप से फिर अपना आधिपत्य वहां सुदृढ़ किया था। साम्राज्य विस्तार की बात करें तो मेहरौली अभिलेख और ताम्र मुद्राओं से प्रकट होता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के साम्राज्य की जो पश्चिमी सीमा है कम से कम पंजाब तक अवश्य थी। मध्य देश भी उसके साम्राज्य में था। पूर्व में उसका साम्राज्य बंगाल तक फैला हुआ था। डबाक यानी कि ढाका और कामरूप के प्रदेश भी उसके साम्राज्य के अंतर्गत थे। बिहार पर भी उसका आधिपत्य था। दक्षिण पश्चिम में सिंधु, डेल्टा, गुजरात, काठियावाड़ पर उसका अधिकार था। उत्तर में उसका साम्राज्य कश्मीर की दक्षिणी सीमा को छूता था। डॉक्टर अल्तेकर लिखते हैं कि इस प्रकार चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल के अंतिम समय में व्यावहारिक रूप से एक अखिल भारतीय शक्ति बन गए थे। अश्वमेघ यज्ञ की बात करें तो श्री जे रत्नाकर को वाराणसी के समीप नगरवा नामक ग्राम में पत्थर का बना हुआ एक अश्व प्राप्त हुआ है जिस पर चंद्रगुप्त लिखा हुआ है। उन्होंने चंद्रगुप्त को चंद्रगुप्त द्वितीय माना है। अतः यह मत प्रकट किया है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने एक अश्वमेघ यज्ञ किया था और यह अश्व उसी अश्वमेघ का है, परंतु यह साक्ष्य संदिग्ध है। अतः इस विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अश्वमेघ यज्ञ किया था या नहीं।